नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सुनेंगे हैरी सिक्लेयर लेविस की कहानी तुम मुझे पसंद हो। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बोली गई कहानी आप सभी को पसंद आए, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। मैडेलीन के साथ जेनी तक की यात्रा में लगभग आधा घंटा लगा, पर मॉनिटरिन को इतना समय किसी तूफानी बादल के समान भयावह और बोझिल जान पड़ा। उसे आने वाले एक एक क्षण से अलग अलग नहीं जूझना पड़ा, बल्कि 30 मिनट लंबा समय एक साथ उसके सामने खड़ा था। 2 मिनट बाद कहने वाली बात जब वह मन ही मन याद कर रहा होता, तो 2 मिनट पहले कही हुई अपनी भोड़ी बात उसके कानों में सुनाई दे जाती। वह पूरी कोशिश कर रहा था कि मैडलिन का ध्यान अपने इस घनिष्ठ मित्र पर से हटाए रखे जिससे वे मिलने जा रहे थे। कौन है यह आदमी जिससे हम मिलने जा रहे हैं? तुम उसके बारे में छिपा क्यों रहे हो? मार्टिन, सच बताना, तुम कहीं मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? खैर, मैं तुम्हें बता ही दूँ, वह मर्द नहीं औरत है। ओह, तुम जानती ही हो, अपने काम से मुझे अक्सर अस्पतालों में जाना पड़ता है और जेनिथ के सार्वजनिक अस्पताल की कुछ नर्सों ने मेरी बहुत मदद की। इतना कहते कहते वो हाँफने लगा। ख़ास तौर से वहाँ एक नर्स है जो विलक्षण है। वह रोगी परिचर्या के संबंध में बहुत कुछ जानती है। मुझको उसी ने इतनी कुछ काम की बातें सिखाई है कि मैं बता नहीं सकता। वह एक नेक लड़की है, मिस टोजर। उसका पहला नाम शायद ली या कुछ ऐसा ही है। उसके पिता उत्तरी डकोटा के एक बड़े आदमी हैं, काफ़ी धनी है। मेरा ख्याल है कि इस लड़की ने समाज सेवा की भावना से प्रेरित होकर ही नर्सिंग का पेशा अपनाया होगा। मैंने सोचा तुम दोनों एक दूसरे से परिचित होना पसंद करोगी। मैडलिन की निगाहें बहुत दूर किसी चीज़ पर टिक गई थी। अरुचि की रेखाएं उसके चेहरे पर फैल गई थी। बेशक मैं उससे मिलकर बहुत खुश हो जाऊंगी। तुम्हारी कोई मित्र है वह? परमाट, कहीं तुम उसके साथ इश्क तो नहीं लड़ा रहे हो? इन नर्सों के साथ ज़्यादा मेल जोल बढ़ाना अच्छा नहीं है। मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं जानती, लेकिन मैंने सुना है उनमें से कुछ नर्सें एक के बाद एक दूसरे मर्द की तलाश करती रहती हैं। हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें अभी बता दूं कि ल्योरा ऐसी नर्स नहीं है। मैं भी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन मार्टिकिस, कहीं ऐसा न हो कि ये नर्स तुमसे केवल अपना दिल बहलाती रहे। मैं तुम्हारे भले के लिए ही कहती हूँ। उसके पास दिल बहलाने के ऐसे कई साधन होंगे। तुम समझते हो कि तुम्हें औरतों के मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान है, लेकिन मार्ट, सच कहती हूँ, कोई भी तेज औरत तुम्हें अपनी उंगली पर नचा सकती है। खैर, मेरा ख्याल है मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ। ओह, मेरा मतलब यह नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं इस टोजर नाम की लड़की को पसंद कर सकूँगी, क्योंकि तुमको वह पसंद है। लेकिन यह मत भूल जाना कि मैं ही तुम्हारी सच्ची प्रियतमा हूँ। मैंने सदा तुम्हें अपने अंतर मन से प्यार किया है। यह सच है कि उसने किया था, इसीलिए जब उसने मार्टिन के हाथ को अपने हाथों में थाम लिया, तो उसने आसपास बैठे मुसाफिरों की निगाहों की उपेक्षा कर दी। ल्योरा के विषय में उसने जो कुछ कहा था, उससे मार्टिन को गुस्सा तो आया था, पर वह इतनी हारी सी लग रही थी कि उसका क्रोध हवा हो गया। ग्राड 1907 में जेनिथ का सर्वोच्चतम होटल था। अब तो विशाल होटल यार्नली की शान शौकत के आगे इसका रंग फीका पड़ गया है। अब मोज़ेक के काम वाले इसके फर्श गंदे पड़ रहते हैं। रंग रोगन और मुल्मों पर खरोंचें पड़ गई हैं और वे बदरंग हो गए हैं। चमड़े की भारी भारी कुर्सियाँ की सिलने उधड़ गई हैं। उसमें सिगरेट की राख पड़ी रहती है और घोड़ा बेचने वाले उनका उपयोग करते हैं। लेकिन अपने दिनों में यह शिकागो और
पत्स वर्ग के बीच एकमात्र ऐसी शरणगाह थी जिस पर सबको गर्व था। यह होटल वस्तुतः पश्चिमी स्थापत्य कला का एक नमूना है। इसके प्रवेश मार्ग पर मोरिस शैली के बीच के लगभग मेहराब बने हुए हैं, लेकिन अपने समय में यह शिकागो और पिट्सबर्ग के बीच एक मार्ग ऐसी शरणागत थी जिस पर सबको गर्व था। यह होटल वस्तुतः पश्चिमी स्थापत्य कला का एक नमूना है। इसके प्रवेश मार्ग पर मोरिस शैली के बीच के लगभग मेहराब बने हुए हैं। मार्टिन ने देखा कि लेओरा उस दिन बहुत ही बेढंग कपड़े पहनकर आई थी। उसने अपने बालों को अनाड़ी की तरह अपने हैट के भीतर खींच रखा था। हैट भी क्या था, हैट नुमा चटाई की टोपी थी, लेकिन मार्टिन को उसके हैट और बालों की उतनी परवाह न थी। उसको तो जो चीज़ें अखरी वे थी उसकी शर्ट वेस्ट, जिसका तीसरा बटन ही गायब था। मार्टिन मन ही मन उसके इस पहनावे से खिंच गया था, क्योंकि मैडलिन के नीले रंग की चमकदार पोशाक के आगे उसकी यह पोशाक बहुत साधारण और भद्दी लग रही थी। लेओरा को अधिक अच्छी तरह वस्त्राभूषण से सज धज कर आना चाहिए था। यह बात उसके मन में केवल इसीलिए उठी क्योंकि वो लेओरा को मैडलिन की अपेक्षा तनिक भी घटाकर नहीं देखना चाहता था। उसका स्नेह लेओरा को अपने आंचल में समेटकर अपने संरक्षण में लेने के लिए आतुर हो उठा। यह सोचने के साथ साथ वह मन ही मन कह रहा था, मैंने सोचा तुम दोनों लड़कियों को एक दूसरे के परिचित हो ही जाना चाहिए। मिस फॉक्स, मैं मिस टोजर से तुम्हारा परिचय कराना चाहता हूँ। लेओरा और मैडलिन ने एक दूसरे से कोई विशेष बात नहीं की। मार्टिन उनको मार्ग दिखाता ग्रांट के प्रसिद्ध भोजन कक्ष में ले गया। उसमें मखमली कुर्सियाँ और चांदी के भारी बर्तन रखे थे। हरे तथा सुनहरे रंग के बास्केट पहने हुए पौर निग्रो बैर इधर से उधर दौड़ भाग रहे थे। कितना शानदार कमरा है, लेओरा ने चहकते हुए कहा। मैडलिन ने ऐसे देखा मानो वह भी इसी बात को अधिक लंबे शब्दों में कहने का इरादा रखती है, लेकिन उसने भित्ति चित्रों पर एक बार फिर अपनी दृष्टि डाली और कहा, हाँ, लेकिन यह बहुत बड़ा है। वह बैरे को खाने की चीज़ों का ऑर्डर देते हुए जी के साथ दे रहा था। उसने इस अय्यासी के लिए किसी तरह $4 का इंतज़ाम किया था और इसी में बैरे को टिप भी देनी थी। अच्छे भोजन का उसका स्टैंडर्ड यही था कि उसे $4 इस मद में खर्च कर देने हैं। मेन्यू कार्ड को देखता हुआ वह सोच नहीं पा रहा था कि क्या मंगवाए, जबकि घिनौना सा बैर उसके कंधों के पीछे ऑर्डर की प्रतीक्षा में खड़ा था। तभी मैडलिन बोल पड़ी। वह अति औपचारिक नम्रता के साथ बोली, मिस्टर एरो स्मिथ ने मुझे बताया है कि आप नर्स हैं, मिस टोजर। हाँ, नर्स का ही काम कर रही हूँ। क्या आपको नर्सिंग का पेशा दिलचस्प लगता है? हाँ, यह दिलचस्प तो है। मेरा ख्याल है कि दूसरों को कष्ट में राहत पहुँचाना एक अच्छा काम है। जहाँ तक मेरे काम का सवाल है, मैं अंग्रेजी साहित्य में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री के लिए शोध कार्य कर रही हूँ। उसने इसको कुछ ऐसे लहजे में कहा मानो वह पीएचडी की डिग्री नहीं लेने जा रही, किसी अर्ल का पद प्राप्त करने जा रही है। बहुत रूखा और निष्पक्ष भाव से किया जाने वाला काम है। मुझे अंग्रेजी भाषा के विकास का अध्ययन करना है और कुछ इसी तरह के अन्य काम करने हैं। आप तो प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, इसीलिए आपको यह काम बेतुका सा लगेगा। हाँ, हो सकता है, ऐसा नहीं, यह ज़रूर बहुत ही दिलचस्प होगा। क्या आप चैनित की रहने वाली हैं, मिस टॉचर? नहीं, मैं एक छोटे से कस्बे, उसे मुश्किल से ही कस्बा कहा जा सकता है, उत्तरी डकोटा की रहने वाली हूँ। ओह, उत्तरी डकोटा? हाँ, पश्चिम की ओर। अच्छा अच्छा, आप क्या इधर पूरब में कुछ समय तक रुकेंगी? ठीक यही बात मैडलिन के एक चचेरे भाई ने उससे कही थी और मैडलिन को उसकी यह बात पसंद नहीं आई थी। जी नहीं, हाँ, लेकिन कुछ समय तक तो मैं यही ही हूँ।
आपको क्या यह जगह अच्छी नहीं लगी? क्यों नहीं? यह काफ़ी खूबसूरत है। बड़े शहरों में तो देखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता बड़ा। खैर यह तो अपने अपने दृष्टिकोण पर निर्भर है। मैं तो न्यूयॉर्क जैसे शहर को बड़ा कहती हूँ, लेकिन आपके उत्तरी डकोटा के मुकाबले तो यह बड़ा ही है। अपने कस्बे से बड़ा और आकर्षक होने के कारण ही शायद यह आपको अच्छा लगता है। जी हाँ, इससे उसकी तुलना ही क्या है? बताइए तो सही, आपका उत्तरी डकोटा है कैसा? इन पश्चिमी राज्यों के बारे में मेरे मन में सदा से कुतूहल रहा है। मैडेलिन ने यह दूसरी बात अपने चचेरे भाई की नकल की थी। इसको देखकर आप क्या सोचती हैं? आपका आशय मैं ठीक से समझी नहीं। मेरा मतलब है कि इस नगर को देखकर आपको कैसा लगा? यहाँ पर गेहूँ, स्वीडिश शलजम काफ़ी पैदा होता है, लेकिन मेरा मतलब है, मेरे अनुमान है, आप पश्चिम लोग हम पूर्वी लोगों की तुलना में बहुत ही शक्तिशाली और स्फूर्तिमय होते हैं। मैं नहीं कह सकती। हाँ, संभव है ऐसा होता हो। जेनिथ में तो आप काफ़ी लोगों को जानती होंगी। नहीं, मेरा परिचय बहुत कम लोगों से है। क्या आप डॉक्टर विचाल से मिल चुकी हैं? वे आपके अस्पताल में ऑपरेशन करते हैं। बहुत नेक आदमी हैं। सर्जन तो उतने अच्छे नहीं हैं, किंतु हैं बड़े प्रतिभाशाली। गायक तो वे गजब के हैं। उनका ख़ानदान भी बहुत इज्जतदार माना जाता है। नहीं, उनसे मिलने का सुअवसर अभी तक मुझे नहीं मिल पाया। लियोरा ने मिमियाती सी आवाज़ में कहा। आप उनसे ज़रूर मिलिए। वे टेनिस के बहुत शानदार खिलाड़ी हैं। लखपतियों की ओर से दी जाने वाली दावतों में उनको बराबर निमंत्रित किया जाता है। वे बहुत फुर्तीले और चुस्त दुरुस्त हैं। मार्टिन ने अब पहली बार टोका। क्या कहा? चुस्त दुरुस्त? और वह उस आदमी के पास तो दिमाग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मैं चुस्त उस अर्थ में नहीं कहा जिस अर्थ में तुमने समझा। यह कहकर मैडेलिन फिर लियोरा की ओर उन्मुख हो गई और मार्टिन अकेला पड़ गया। मैडेलिन ने पहले से भी अधिक उत्सुकता और उल्लास के साथ लियोरा से पूछा कि क्या वह कॉरपोरेशन के वकील के लड़के को, अमुक हैट की दुकान को और अमुक क्लब को जानती हैं। काउसे वॉन एटिप और वर्ड्सवर्थ जैसे लोगों के विषय में जो जेनिथ के सामाजिक नेता माने जाते थे और एडवोकेट टाइम्स के सामाजिक कॉलमों में जिनके नाम प्राय नित्य ही चर्चित होते थे। मैडेलिन ऐसे बात कर रही थी जैसे वह उन्हें काफ़ी नज़दीक से जानती हो। बड़े लोगों से उसकी इस घनिष्ठता का परिचय पाकर मार्टिन भी आश्चर्यचकित था। निश्चय ही लियोरा ने इन बड़े बड़े लोगों का नाम तक नहीं सुन रखा था, न उनसे कभी ऐसी संगी गोष्ठियाँ, ऐसे भाषणों और ऐसी कवि गोष्ठियों में भाग ही लिया था जिनमें मैडेलिन की सारी शानदार शामें बीतती थी। कुछ क्षण सोचने के बाद मैडेलिन फिर बोली, खैर यह बताइए, अस्पताल में आकर्षक और मोहक डॉक्टरों तथा दूसरे लोगों से मिलने जुलने के बाद आप लोगों को लेक्चर तो फीके लगते होंगे। इसके बाद उसने लियोरा से बात करना छोड़कर प्रोत्साहन देने की भंगिमा के साथ मार्टिन को देखा और कहा, तुम क्या बता रहे थे? खरगोशों पर कोई और प्रयोग करने की योजना बना रहे हो? मार्टिन गंभीर था। यही मौका था जब वह अपनी बात कह सकता था। मैडेलिन, तुम दोनों को मैंने इसीलिए मिलाया क्योंकि मैं अपने को दोषमुक्त सिद्ध करने के लिए कोई बहाना नहीं बनाना चाहता था। मैं ऐसे किए बिना रह न सका। मैं तुम दोनों से प्रेम करता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ। मैडेलिन सहसा उठ खड़ी हुई। इतनी गर्वीली और इतनी सुंदर वह कभी नहीं दिखाई दी थी। उसने उन दोनों की ओर स्थिति दृष्टि से कुछ क्षणों तक देखा और फिर बिना एक शब्द बोले पीठ फेर कर वहाँ से चल दी। फिर तुरंत ही लौट आई। लियोरा के कंधे को उसने छुआ और चुपचाप लियोरा को चूम लिया। मुझे तुम्हारे लिए दुख है। अब तुम्हें एक काम मिल गया है मेरी प्यारी बच्ची। इतना कहकर वह चल दी। जाते समय उसके कंधे गर्व से सीधे थे। संकित भयभीत मार्टिन संकेत में आ गया। वह आंख उठाकर लियोरा की ओर देख न सका।
उसने अपने हाथ पर ल्योरा के हाथ का स्पर्श अनुभव किया। उसने आंखें ऊपर उठाई। वह मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें प्रसन्न थी और उसका उपहार सा कर रही थी। सैडी, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि मैं तुम्हें त्याग नहीं रही हूँ। मैं मान लेती हूँ उतने ही बुरे हो जितना वह कहती है। मैं यह भी मानती हूँ कि मैं मूर्ख हूँ और कि तुम उद्धत हो, लेकिन तुम मेरे हो। मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि अगर तुम अब किसी और के फंसे तो तुम्हारे हक में ठीक न होगा। मैं उस चुड़ैल की आंखें बाहर निकाल दूंगी, समझे? अब तुम अपने बारे में भी मुगालते में मत रहो। मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ तुम काफ़ी स्वार्थी हो, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं। तुम मेरे हो, केवल मेरे हो। मार्टिन ने अस्फुट स्वर में कई बातें कही जो उस अवसर पर कही जा सकती थी। कुछ सोचकर ल्योरा ने कहा, मैं ज़रूर यह महसूस करती हूँ कि तुम और वह जितने निकट थे, मैं और तुम उससे अधिक निकट हैं। शायद तुम इसीलिए मुझे ज़्यादा पसंद करते हो, क्योंकि तुम डरा धमका कर मुझसे काम करा सकते हो। मुझ पर तुम्हारी धौंस चल सकती है, क्योंकि मैं तुम्हारी पिछल लग्गू बन सकती हूँ और वह कभी नहीं बन सकती थी। मैं यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे कार्य तुम्हारी दृष्टि में मुझसे भी अधिक महत्व रखते हैं। संभव है तुम्हारा काम खुद तुमसे भी ज़्यादा महत्व रखता हो, लेकिन मैं गंवार हूँ, सीधी सादी हूँ और वह ऐसी नहीं है। मैं तुम्हारी अन्य प्रशंसिका हूँ। क्यों? यह तो ईश्वर जाने, पर मैं तुम्हारी प्रशंसा करती हूँ, जबकि उसमें इतनी समझदारी है कि वह तुमसे अपनी प्रशंसा करवाने और तुम्हें अपना पिछल लग्गू बनाने की सोच सके। नहीं, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ ल्योरा, मैं तुम्हें इसलिए पसंद नहीं करता कि तुम पर अपनी धौंस जमा सकता हूँ और उस पर नहीं। मैं सौगंध खाता हूँ, यह बात नहीं, बिल्कुल नहीं। और तुम कभी यह मत सोचना वह तुमसे अधिक चतुर और समझदार है। वह कैंची की तरह जबान जरूर चलाना जानती है, लेकिन ओह, उसका जिक्र अब बंद करो। तुम मुझे मिल गई हो। मेरा नया जीवन आज से शुरू हो गया। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी, हैरी सिक्लियर लेविस की कहानी तुम मुझे पसंद हो। मेरे द्वारा बोली गई ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।